हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने प्याजे अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम कर चुके थे। अब हम उसकी आगे की जो मेन थ्योरी है वो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्याजे है, यानी कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके बारे में हम देखेंगे। विकास का सिद्धांत, देखिए प्याजे ने हमारी 4 स्टेजेस दी हैं। पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी 6 सब स्टेजेस के बारे में भी प्याजे ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो हम वो भी आज देख लेंगे कि प्याजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहले जो ब्रॉडली उसकी स्टेजेस है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। पहली जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी चरण। फिर सेकंड आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व, इसे परिचालन भी कह लेते हैं और संचालन भी कह लेते हैं। तो पूर्व परिचालन या संचालन का चरण कह सकते हो आप इसको। थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त या तो ठोस परिचालन का चरण। फिर हमारी फोर्थ आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम कहते हैं औपचारिक परिचालन का चरण। तो जो प्याजे की मेन जो स्टेजेस है वो ये 4 हैं। पहली कौन सी है भाई? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी चरण कह लेते हैं। सेकंड जो आती है वो प्री ऑपरेशनल है, यानी कि पूर्व परिचालन या संचालन चरण। फिर थर्ड आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशन को क्या कह लेंगे? मूर्त या ठोस परिचालन का चरण कहते हैं। फिर जो फोर्थ आती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि औपचारिक परिचालन का चरण। तो इसके साथ साथ जो इसकी कौन से टाइम ड्यूरेशन के जो बच्चे हैं, कौन सा वो स्टेजेस चल रही हैं, वो एज के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो भी मैं साइड इसी की साइड लिख लेती हूँ। 0 to 2 ईयर्स का बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज का आता है। फिर 2 to 7 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे वो प्री ऑपरेशनल में आएंगे। फिर 7 to 11 ईयर्स के जो होंगे वो हमारे कॉन्क्रीट में आएंगे। फिर 11 to 15 ईयर्स के जो होते हैं वो हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल में आते हैं। तो ये भी एक पार्ट जो था वो इम्पोर्टेंट था कि स्टेजेस और कौन से एज ग्रुप के बच्चे जो हैं उन स्टेजेस में आएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके स्टेजेस में समझेंगे कि उसने क्या बात करी है, क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसके बारे में क्या किया। तो प्याजे ने सेंसरी मोटर स्टेज में गेम्स के बारे में बोला था कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो गेम्स एसोसिएटेड होती हैं बच्चे से वो कौन कौन सी हैं। तो ये आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। गेम होती है पीक आ बू, ICU और वेयर इज द बॉय। वेयर इज द बॉय। तो पीक आबू हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, पीक आबू। ICU मतलब मैं तुम्हें देखता हूं, और वेयर इज द बॉय मतलब लड़का कहाँ है। ठीक
ठीक है, तो हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली भी इसके नाम याद कर लो कि पीकाबू, वेयर इज द बॉय, आई सी यू। ये जो टर्म्स हैं वो डायरेक्टली कभी कभार हिंदी में भी इंग्लिश वाली ही दे रखी होती है, तो आप दोनों ही लिख लो, जो आपको सही लगेगा। जो हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो दोनों लिख सकते हैं। इसी स्टेज में जो इम्पोर्टेंट बात करी है प्याजे ने वो भी हम देख लेते हैं। इस स्टेज को प्याजे ने कहा है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड स्टेज। मतलब इस स्टेज में आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड जो है बच्चे की कंडीशन होती है, यानी कि उसके सामने से कोई चीज चली गई तो वो उसके दिमाग से भी चली गई है। अभी हमने इससे पहली वाली क्लासेस में ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी बात करी थी, तो वो भी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई चीज है तब तक तो ठीक है, पर अगर हमने हटा दिया उसको तो फिर वो अगर रोने लग जाएगा उसको देख के, दैट्स मीन ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गई है। पर जैसे ही हटा दिया तो वो किसी और चीज में बिजी हो गया, दैट्स मीन उसके अंदर अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुई है, उसके अंदर ये सेंस नहीं आई है अभी कि भाई अगर मेरे सामने से कोई चीज हट गई है तो वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि सामने से चीज हट गई तो अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, वो हट गई है बस, अब उसके दिमाग से भी वो चीज हट गई है। बट अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाएगी, दैट्स मीन ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब है कि चीजों, जो भी चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि भाई अगर आप उसके सामने से कोई चीज हटा भी दोगे तो उसको पता है कि भाई मेरे सामने चीज नहीं है, पर वो अभी कहीं ना कहीं चीज एग्जिस्ट कर रही है, तभी बच्चा जो है वो रोने लग जाता है। तो ये क्या था कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या उसकी कंडीशन होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की कंडीशन होती है कि उसके सामने से चीज चली गई तो बस अब वो उसके दिमाग से भी जा चुकी है। तभी आप देखेंगे कि जो 0 to 2 years का जो बच्चा होता है, जब वो अभी छोटा ही कंडीशन है, 2 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है अभी, तो अगर उसके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो आप देखेंगे छोटे बच्चे को इतना फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी मम्मी अगर छुपके से निकल गई तो ठीक है, वो अभी ऐश करता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रोएगा। बट जैसे ही वो थोड़ा ये 2 to 7 वाली एज में आ जाता है, तब अगर उसकी मम्मी छुपके से भी निकल गई और वो देखता है मम्मी को तो वो रोने लग जाएगा। तो वो यही होता है कि भाई अभी बच्चा छोटा है, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कंडीशन होती है कि अगर उसके सामने से कोई छुपके निकल गया, उसने देखा नहीं है, तो बस अब वो उसके दिमाग से भी चीज जा चुकी है। तो ये वही था एग्जाम्पल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब आंखों से ओझल, आंखों से ओझल वस्तु अब याद नहीं, याद नहीं रहती। कह सकते हैं कि भाई आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड को हम क्या कहेंगे कि भाई आंखों से अगर जो चीज सामने से हट गई है तो अब वो उसको याद ही नहीं रहेगी। ठीक है, फिर इसी को कहते हैं हम नो लैंग्वेज नो थॉट वाली स्टेज। नो लैंग्वेज नो थॉट मतलब भाषा नहीं और विचार नहीं। मतलब आप देखोगे कि छोटी एज के बच्चे को बोलते हैं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। अगर आप उसको अमेरिका में छोड़ दोगे तो वो इंग्लिश, अमेरिका की इंग्लिश एसेंट सीख जाएगा। अगर आप उसको इधर इंडिया में रख रहे हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट में रख रहे हो, गुजरात में रख रहे हो या महाराष्ट्र में रख रहे हो, कहीं पे भी आप रख रहे हो, तो बच्चा उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली सीख जाता है। हम लोग हिंदी ऑटोमेटिकली सीख गए हैं। क्यों सीखे हैं? क्योंकि हम पहले से, हमारे पास ना कोई लैंग्वेज थी ना ही कोई थॉट था। तो तभी अगर इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है, छोटा ही है अभी, तो वैसे अभी हुआ है, तो 0 to 2 years के बच्चा का क्या होता है, ना ही उसके पास कोई ऑटोमेटिक लैंग्वेज होती है ना ही कोई ऑटोमेटिक थॉट होता है। वो जिस एनवायरनमेंट में एक्ट और रिएक्ट करता है वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें सीख जाता है। तो यही हो गया कि इस स्टेज में उसके पास ना ही कोई लैंग्वेज है ना ही कोई थॉट है। उसके आसपास जैसी चीजें होंगी वो उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। उसके आसपास कोई लैंग्वेज है तो वो उसी को एक्वायर कर लेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एज एन इंडिविजुअल मैं सिर्फ हिंदी ही सीखती, अगर मुझे अमेरिका छोड़ दिया जाता तो मैं इंग्लिश सीख जाती। अगर मुझे कहीं महाराष्ट्र या कहीं ऐसी जगह छोड़ दिया जाता तो मैं वहां की रीजनल लैंग्वेज सीख लेती। तो वो यही होता है छोटे बच्चों के साथ, नो लैंग्वेज नो थॉट होता है।
ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट मैं लिख लेती हूँ इसका। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में ही जो है बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाती है। परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। ठीक है, और कौन सी हमारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं सेंसरी मोटर में कि बच्चा जो है वो इमिटेशन, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन करना सीख जाता है। रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुकरण। मेमोरी को हम क्या कह लेंगे, स्मृति। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मानसिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन आई गेस प्रतिनिधित्व होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा कि सेंसरी मोटर स्टेज के एंड आते आते या जब सेंसरी मोटर स्टेज होती है तो बच्चा किन चीजों को सीख जाएगा, इमिटेशन करना सीख जाएगा, उसकी मेमोरी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चा जो है उसके अंदर आ जाएगी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब ये हम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है, चाहे इमिटेशन है, चाहे मेमोरी है, चाहे मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, वो किस हिसाब से सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा डेवलप करता है। देखिए तो अब हम जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेजेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि पियाजे ने इन सब स्टेजेस के बारे में, जो ये 6 सब स्टेजेस हैं उनके बारे में क्या बोला है कि बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो देखिए जो पहली हमारी सब स्टेज है वो है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाकलाप का चरण। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्टेज का नाम है तो इसमें क्या करेगा बच्चा, जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो हमारी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं हम इन्हें कह सकते हैं कि भाई उसमें बच्चे का कंट्रोल नहीं है, या बाय बर्थ जो चीज बच्चे के अंदर है जैसे कि सकिंग। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको सकिंग आता है, वो सर्वाइवल उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई वो दूध पी लेता है अपनी मम्मी का, या उसको जैसे भी दूध पिलाएंगे, चम्मच से पिलाएंगे, बॉटल से पिलाएंगे, वो पी लेगा उसको। तो दैट्स मीन बाय बर्थ उसके अंदर वो चीज कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो वो शो कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, या बाय बर्थ जो ऑलरेडी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एक तो हमारा सकिंग हो गया इसमें, सेकेंड हो गया ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी वो ऑलरेडी बच्चे को आती हैं, या किसी इंडिविजुअल का इन एक्टिविटीज में कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये वाली सारी जो एक्टिविटीज हैं वो बच्चा शो करता है कौन सी स्टेज में, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी में। तो आगे वाली स्टेजेस में भी जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो सारा हमने इसी सोच के चलना है कि बच्चा किस स्टेज में कैसा रिएक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट में, या कैसा वो जो अपना एक्शन है वो शो करेगा। तो भाई पहली जो सब स्टेज है आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकेंड सब स्टेज में आ जाते हैं जो कि है प्राथमिक वृत्तीय अभिक्रियाएं, मतलब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। देखिए प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या करेगा बच्चा कि गलती से, जैसे लेट सपोज उसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी का भी काम होगा हमारा कि बच्चे ने गलती से अंगूठा उसके मुंह में चला गया, अब उसने सकिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो इस जो एक्शन है अपना उसको वापस से रिपीट करेगा। तो क्या करेगा, गलती से उस हाथ हिलाते डुलाते ही उसने अपना जो थंब था वो अपने मुंह के अंदर डाल लिया और फिर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो उस एक्शन को रिपीट करेगा। पहले तो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी कि भाई सर्वाइवल के लिए इन जो कंट्रोल में नहीं है उसकी एक्टिविटीज वो शो करेगा। बट अब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में वो क्या करेगा, उसके हाथ चला गया है, अब वो उसको अच्छा लग रहा है तो वो उस एक्शन को जानबूझ के रिपीट करेगा
ताकि उसको वो सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, सेटिस्फेक्शन को हिंदी में आनंद उसको मिल सके एक्टिविटी को करने से। तो आप देखेंगे मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो थंब सकिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होगा, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है उनको वो रिपीट करेगा ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब देखिए जो थर्ड है वो हमारी द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं यानी कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब इसमें क्या करेगा बच्चा कि पहले तो वो अपनी बॉडी से रिलेटेड चीजें कर रहा था और वो चीजें शो कर रहा था, बट अब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में वो क्या करेगा, आसपास की चीजों के साथ भी वो रिएक्शन अपना स्टार्ट कर देगा। यानी कि टॉयज या एनवायरनमेंट में उसके आसपास जो भी सराउंडिंग है उसमें जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी उनमें उनके साथ वो एक्शन रिएक्शन शो करेगा कि आसपास अच्छा ग्लास पड़ा है तो उसको टच करेगा, या कोई टॉय है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये वाले जो एक्शंस हैं वो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में आ जाएंगे कि पहले तो अपनी बॉडी से रिलेटेड काम कर रहा है, रो रहा है, सकिंग हो रही है और जो भी है एक्शंस जो इन्वॉल्व, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है वो कर रहा है, तो सारे बॉडीली एक्शन ही तो है। और प्राइमरी में भी आप देखेंगे कि जो उसके रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं उन्हीं को वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। बट सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में वो क्या करेगा, अब अपनी बॉडीली मूवमेंट को छोड़ देगा वो और आसपास उसकी जो चीजें होंगी उनके साथ वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर देखिए गॉन्ड स्केमेटा के समन्वय की अवस्था यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा। अब देखिए जो फोर्थ हमारी सब स्टेज है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चे की डेवलप होना। तो इसमें आप एक लिख देंगे, बिगिन ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि जो वस्तु स्थायित्व है वो बनना शुरू हो जाता है, या वस्तु जो स्थायित्व है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, डेवलप होना। तो इस वाली जो सब स्टेज है उसमें आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आया था प्रीवियस ईयर में कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बनना कब स्टार्ट होती है, कौन सी सब स्टेज से स्टार्ट होती है, तो वो हमारी फोर्थ सब स्टेज से बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला आप लिख लेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा का मेन कैरेक्टर क्या है। कि बच्चा जो है अभी तक सिर्फ आसपास, अब उसने चीजों के साथ एक्शन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, अब वो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा में क्या करेगा, इमिटेशन स्टार्ट कर देगा, वो नकल करनी जो है वो बच्चा स्टार्ट कर देगा। तभी अभी हमने जो सेंसरी के जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स वो पढ़ रहे थे, नो लैंग्वेज नो थॉट और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसमें हमने ये चीज लिखी थी कि इमिटेशन करना स्टार्ट कर देगा और मेमोरी उसकी बननी स्टार्ट हो जाएगी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो वो इसी सब स्टेज का कैरेक्टर है कि इमिटेशन जो है बच्चा इस वाली सब स्टेज से स्टार्ट कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी तृतीय वृत्ताकार प्रतिक्रिया यानी कि टर्जरी सर्कुलर रिएक्शन। देखिए टर्जरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या करेगा, ट्रायल एंड एरर करेगा बच्चा। ये वाली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप हो जाएगी। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, करके सीखेगा। इस वाली स्टेज में वो करके सीखेगा, यानी कि उसका माइंडसेट क्या होगा, अब वो जानबूझ के रिएक्ट करेगा, जानबूझ के एक्शंस करेगा और उसका माइंडसेट क्या होगा कि अब मैं देखता हूँ कि एनवायरनमेंट से मेरे पास क्या रिएक्शन आता है। ग्लास गिरा देगा, क्यों गिराएगा, उसके माइंडसेट में मतलब उसका माइंड में क्या चीज चल रही होगी कि ग्लास गिराने से देखता हूँ क्या होगा, या जो भी वो एक्शन करेगा इसलिए वो करता है ताकि एनवायरनमेंट से जो एक्शन आ रहा है उसको वो देख सके। तो ये इंटेंशनली बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर करके वो चीज देखेगा। आप देखेंगे कि अभी मैं इसकी स्टेज के वो भी लिख देती हूँ, टाइम ड्यूरेशन की स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी कौन से एज ग्रुप का बच्चा जो होगा वो शो करेगा, या कौन से एज ग्रुप के बच्चे आएंगे। तो 0 to 1 month के जो बच्चे हैं वो इस वाली स्टेज में आएंगे। फिर प्राइमरी में हमारा आएगा 1 to 4, इसमें आएंगे हमारे 4 to 8। फिर हमारा कोऑर्डिनेशन में आएगा 8 to 12,
टर्शरी में 12 to 18 मंथ का बच्चा आएगा, और लास्ट वाली जो हमारी स्टेज है उसमें 18 to 24 मंथ का बच्चा आएगा। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मतलब 1 साल का बच्चा हो गया है, 12 मंथ टू 18 मंथ का मतलब क्या है, 1 साल का बच्चा है हमारा। तो आप देखेंगे 1 साल का बच्चा क्रॉलिंग करेगा या चलना सीख गया थोड़ा बहुत, वो बिजली के चीजों में जाने की कोशिश करता है, या पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 1 साल का जो बच्चा है उस पर बहुत ध्यान रखना है आपने। क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि उसका माइंडसेट होता है कि मैं चीजें करके देखूंगा और जैसा रिएक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डेवलपमेंट है वो होती है माइंड की। तो आप देखेंगे जहां उसको मना किया जाएगा बच्चा वहीं जाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या है कि मैं ट्रायल और एरर करके देखूंगा, ट्रायल एंड एरर करूंगा, करके देखूंगा, करके सीखूंगा, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा आसपास के जो आपके 1 साल के बच्चे हैं उनके साथ हम ये चीज करते हैं, ज्यादा उन पे ध्यान दिया जाता है कि कहीं ना इधर उधर ना भाग जाए, क्योंकि उनका माइंडसेट यही चीज होती है कि क्या करूंगा मैं, ट्रायल एंड एरर करके चीजें देखूंगा। तो आई होप आपको ये 5 जो सब स्टेज हैं वो समझ में आई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर ट्रायल एंड एरर तक हो गया, अब वो क्या करेगा, इस वाली स्टेज तक जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कंप्लीटली बच्चे में हो जाती है, मतलब कि जो वस्तु स्थायित्व है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। कौन सी सब स्टेज में? 6 सब स्टेज में। कब स्टार्ट होता है? 4th सब स्टेज से, और कब कंप्लीट हो जाएगा? सब स्टेज 6 में कंप्लीट हो जाएगी ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस कंप्लीट हो गई है, दैट्स मीन अब उसको पता है कि मेरे सामने से चीज हट गई है पर अभी भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स मीन मेंटल रिप्रेजेंटेशन बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके सामने से चीज हट गई है, वो उसके लिए भी रो रहा है, मम्मी चली गई है ऑफिस तब भी वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि मम्मी की इमेज अब उसकी दिमाग में आ चुकी है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन रही है। सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक स्टेज है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चे के माइंड में चीजें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये 6 की 6 सब स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो देखिए पहली जो सब स्टेज थी वो थी प्रतिवर्ती क्रियाकलाप का चरण, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसमें जो भी बच्चा एक्शन करेगा वो सारे के सारे किस चीज से एसोसिएटेड होंगे? उसके रिफ्लेक्स एक्शन से, या जो इनबॉर्न एबिलिटीज हैं या इनवॉलेंटरी एक्शंस है वो सारे के सारे उन्हीं को ज्यादातर शो करेगा। कौन सी एज का जो बच्चा है? 0 to 1 मंथ का जो बच्चा है वो इन्हीं एक्शंस को शो करेगा, ब्लिंकिंग ऑफ आईज और ये सारे जो भी इनके एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को शो करेगा। फिर सेकंड देखिए प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि 1 to 4 मंथ का जो बच्चा होता है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक वृत्तीय अभिक्रियाएं। इसमें वो क्या करेगा, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है उनको वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ताकि उसको आनंद मिल सके। उसे आनंद मिल रहा होता है इसलिए वो उन एक्शंस को रिपीट करता है। फिर आ जाइए द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं, यानी कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें वो क्या करेगा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस में कि अपने एनवायरनमेंट, पहले तो वो बॉडीली एक्शंस अपने शो कर रहा है, उन्हीं को ही आधे से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन अपनी बॉडी मूवमेंट से ही मिल रही है। बट अब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या करेगा, वो आसपास जो उसके टॉयज पड़े हैं, चीजें पड़ी हैं, उनके साथ वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आ जाइए आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा, यानी कि गौण स्केमेटा के समन्वय की अवस्था, जो कि 8 to 12 मंथ की होती है। इसमें क्या करेगा बच्चा, हमारा जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो इमिटेशन करना भी, 1 साल का बच्चा भाई इमिटेट कर लेगा। तो 8 से 12 मंथ का जो बच्चा है, 1 साल का या उसके आसपास के जो मंथ होंगे उसमें वो बच्चा इमिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, ब ब ग ग ग, जो भी उसके आसपास चीजें हो रही हैं उनको रिपीट करना वो स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिगिन ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर फिफ्थ जो हमारी टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन जो 12 to 18 मंथ की होती है, इसमें मेन क्या करेगा, आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, टी फॉर टर्शियरी, टी फॉर ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर करके चीजें सीखेगा, हर एक चीज के पास जहां मना किया जाएगा वहां पे जाएगा, वहां पे चीजें करेगा, और उसका माइंडसेट क्या होगा, भाई मैं तो करूंगा और देखता हूं कि सामने से क्या रिएक्शन आता है। फिर वही अगर पॉजिटिव रिएक्शन आएगा तो वो उसको कंटिन्यू करेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको वो छोड़ देगा। फिर सिक्स्थ होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन या तो सिंबॉलिक स्टेज जिसे कहते हैं, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इसमें क्या करेगा, उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस कंप्लीटली 6 सब स्टेज तक आ जाएगी तो उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी दैट्स मीन डेवलप होना स्टार्ट हो गई है या डेवलप हो गई है। तो ये थी हमारी सेकेंडरी स्टेज की 6 सब स्टेजेस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो हेल्प करेगी। थैंक यू।